आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ये चैप्टर जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे ITI में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से ITI कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे DC मशीन के बारे में। तो जो टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अंदर तो हमारा चैप्टर नहीं है ये DC मशीन, DC जनरेटर या DC मोटर है, लेकिन पिछली बार भी पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए हम सारे के सारे चैप्टर आप बच्चों को यूट्यूब के ऊपर करवाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे DC मशीन के बारे में। DC मशीन हमारी क्या होती है, उसके अंदर क्या काम किया जाता है, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट होते हैं, तो सारी चीजों की आज हम क्या करेंगे, स्टडी। तो ये हमारी आज है क्लास DC मशीन की थ्योरी की क्लास। तो ये क्लास आपको देखने के बाद अच्छी प्रकार से समझ में आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम शुरू करते हैं DC मशीन के बारे में। तो चैप्टर हमारा है DC मशीन। DC मशीन के बारे में पढ़ें। DC मशीन हमारी क्या होती है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है और यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास होती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो हमारे पास ये 2 चीजें होती है। तो ये पूछा जाता है कौन सी के द्वारा कौन सी में बदला जाता है। तो हमारे पास भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है हमारी कौन है, मोटर। कौन बदलती है, मोटर बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है, मोटर। तो मोटर को क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और उससे क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य करवाते हैं मोटर से। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है हमारा कौन है, जनरेटर। कौन बदलता है, जनरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आगे इसके अंदर हमारे पास क्या हुई, तो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है हमारे DC मशीन की, वो देखते हैं हम। तो DC मशीन की संरचना के बारे में देखें हमारे किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर होती है हमारी शाफ्ट स्थापित। क्या होती है, शाफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुली। इसके बाद इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके बाद लगा होता है हमारा कम्यूटेटर। क्या लगा होता है, कम्यूटेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक। तो ये हमारा क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारा क्या लगा होता है, इसके बाद लगी होती है हमारी आर्मेचर। इसके बाद हमारी क्या होती है, आर्मेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं।
इसके अंदर हमारी ये क्या होती है, इसके अंदर होती है हमारी ये आर्मेचर वाइंडिंग। क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। और इसके बाहर हमारा क्या लगा होता है? इसके बाहर होता है हमारा स्टेटर फ्रेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। इसके बाहर हमारा क्या लगा होता है? ये स्टेटर लगा होता है। ये हमारा क्या लगा होता है? स्टेटर लगा होता है। हमारा क्या होता है? स्टेटर फ्रेम लगा होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है हमारी, वो देखते हैं हम। ये हमारी होती है की होल। ये क्या होता है हमारे पास? की होल, इसको उठाने के लिए। ये हमारे पास होता है बॉडी, जिसको बोलते हैं हम फ्रेम। क्या? बॉडी या फ्रेम होता है ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा स्टेटर। ये हमारा क्या होता है? स्टेटर होता है। और स्टेटर के यहाँ पे हमारे क्या स्थापित किए जाते हैं? स्टेटर के यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं हमारे पोल। क्या स्थापित किए जाते हैं? पोल। हमारे क्या किए जाते हैं? पोल स्थापित किए जाते हैं। और इस पोल के ऊपर होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग स्थापित। पोल के ऊपर हमारी क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है। पोल के ऊपर हमारी क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है। और नाम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या होते हैं। ये हमारे पास होती है शाफ्ट। क्या होती है? शाफ्ट। ये हमारे पास होता है दिक् परिवर्तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। दिक् परिवर्तक। हमारे पास क्या है? दिक् परिवर्तक है। ये हमारे पास है रोटर। और ये हमारे पास क्या इसके अंदर है? आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसके अंदर है आर्मेचर, इसके अंदर है आर्मेचर वाइंडिंग। हमारी क्या इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग है। और क्या रहेगा? ये हमारे क्या है? पोल। और इनकी आकृति की जैसी शू जैसी आगे से। ये हमारी क्या है? ये हमारे पास है फील्ड वाइंडिंग। हमारे पास क्या है? फील्ड वाइंडिंग। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है? डीसी मशीन। तो ये हमारी क्या हुई? डीसी मशीन के पार्ट हैं। इसके अंदर ये चीजें लगी होती है डीसी मशीन के अंदर। तो ये सारी चीजें डीसी मशीन के अंदर क्या है? लगी होती है। क्या ये सारी चीजें डीसी मशीन के अंदर क्या हमारी लगी होती है? तो ये हमारे पोल होते हैं। ये हमारे पास होता है एस पोल, ये हमारे पास होता है एन पोल, ये होता है हमारे पास एन, और ये हमारे पास होता है एन। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं भैया? अपोजिट पोल होते हैं। ये हमारी क्या हुई? डीसी मशीन है। अब हमने क्या पढ़ना होता है? इस डीसी मशीन के अंदर जो ये सारी चीजें प्रयोग की है, इनका क्या काम होता है, वो सारी चीजें हम लिखें भाई। बॉडी या फ्रेम क्या होता है, जिसको योग बोलते हैं? स्टेटर क्या होता है? दिक् परिवर्तक क्या होता है? आर्मेचर क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? पोल क्या होती है? सारी चीजें हम एक एक करके इसके अंदर अब लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भी हमारे पास क्या है? योग या बॉडी। किसके बारे में लिखेंगे? योग या बॉडी। योग या बॉडी। तो इसका काम पूछा जाता है, इसका क्या काम होता है और किस चीज की हमारी ये बनी होती है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे हमारे किस चीज की बनी होती है। इसका काम सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका काम
इसका काम स्टेटर को सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम स्टेटर को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका काम क्या भाई? स्टेटर को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। एक तो ये काम इसका, और क्या काम इसका? दूसरा काम इसका चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना, चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना। दूसरा काम क्या होता है इसका? चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना। और क्या काम इसका पूछा जाता भाई? छोटी मशीनों में किस चीज की बनी होती है? योगिया बॉडी छोटी मशीनों में डलवां लोहा वह बड़ी मशीनों में मृदु इस्पात की बनी होती है। किसकी? मृदु इस्पात की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मृदु इस्पात की बनी होती है। पूछा जाता है इस्पात की क्यों बनाई जाती है? तो इस्पात किस लिए बनाई जाती है? इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है। इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है। इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है। इस्पात की चुंबकशीलता क्या होती है? अधिक होती है। ये हमारे पास क्या भाई? योग या बॉडी। तो योग या बॉडी का कार्य पूछा जाता है क्या होता है? तो इसका काम स्टेटर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या होता है? इसका काम स्टेटर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। दूसरा काम होता है इसका चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना। और क्या काम होता है? पूछा जाता है छोटी मशीनों में किस चीज की बनाई जाती है? तो छोटी मशीनों में डलवां लोहे की बनाई जाती है, वह बड़ी मशीनों में मृदु इस्पात की बनाई जाती है। पूछा जाता है मृदु इस्पात की क्यों बनाई जाती है? तो मृदु इस्पात किस लिए बनाई जाती है? क्योंकि इस्पात की चुंबकशीलता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है। अब हमारे पास जो पोल होते हैं वो कौन कौन से बनाए जाते हैं? तो इस मोटर के अंदर दो पोल होते हैं हमारे, जो हम प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो होता है हमारे पास मोल्डेड पोल, एक तो हमारे पास होता है मोल्डेड पोल, और दूसरा हमारे पास होता है सुसहित लैमिनेटेड पोल। तो कौन कौन से पोल प्रयोग करते हैं? एक तो हमारे पास होता है मोल्डेड पोल, और दूसरा हमारे पास होता है सुसहित लैमिनेटेड पोल। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हमारे क्या होते हैं भाई? ये दोनों के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई? इनका प्रयोग छोटी मशीनों में था। इनका प्रयोग छोटी मशीनों में। कहाँ? छोटी मशीनों में। इनका प्रयोग छोटी मशीनों में, इनका प्रयोग बड़ी मशीनों में होता है। इनका प्रयोग बड़ी मशीनों में। इनका प्रयोग बड़ी मशीनों में। इनका प्रयोग बड़ी मशीनों में। और क्या होता है? ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके? कास्ट आयरन के। कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो ये हमारे किसके बने होते हैं? ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये कास्ट स्टील के बने होते हैं।
का स्टील के बने होते हैं। और क्या होता है, इनको फ्रेम से मोल्डेड करके स्थापित किया जाता है। फ्रेम से मोल्डेड करके स्थापित किया जाता है। कैसे स्थापित किया जाता है? मोल्डेड करके स्थापित किया जाता है। क्या आता है? इनको नट बोल्ट द्वारा कसा जाता है। इनको नट बोल्ट द्वारा कसा जाता है। किसके द्वारा? नट बोल्ट द्वारा कसा जाता है। किसके द्वारा कसा जाता है? इनको नट बोल्ट के द्वारा कसा जाता है। और क्या अंतर होते हैं इसके अंदर? ये सॉलिड कोर के होते हैं। ये सॉलिड कोर के होते हैं। ये सॉलिड कोर के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये लैमिनेटेड कोर के साथ होते हैं। ये लैमिनेटेड कोर के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? लैमिनेटेड कोर के साथ। ये क्या होते हैं? लैमिनेटेड कोर के साथ होते हैं। और क्या होता है? आगे का भाग शू जैसा होता है। आगे का भाग शू जैसा होता है। कैसा होता है? आगे का भाग शू जैसा होता है। इसमें भी सेम होता है भाई, आगे का भाग शू जैसा होता है। तो शू जैसा कैसे? तुम्हारे जैसे ये पोल होता है, तो इस पोल का ये आगे का भाग जूते की आकृति के जैसा होता है। इसकी आकृति के जैसा होता है, जूते की आकृति के जैसा होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ें भाई, इस आकृति का क्यों बनाया जाता है। तो हमारे पास मोल्डेड पोल और शू सहित लैमिनेटेड पोल के अंदर ये मुख्य अंतर होते हैं। क्या होते हैं? ये मुख्य अंतर होते हैं। इनका प्रयोग छोटी मशीनों में किया जाता है, शू सहित लैमिनेटेड वाले का बड़ी मशीनों के लिए किया जाता है। ये कास्ट आयरन के बने होते हैं, ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। इनको फ्रेम के साथ मोल्डेड करके स्थापित किया जाता है, उनको नट बोल्ट के द्वारा कसा जाता है। ये सॉलिड कोर के साथ होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? लैमिनेटेड कोर के साथ होते हैं। और पोल के आगे का भाग शू जैसा होता है, और इसमें भी आगे का भाग कैसा होता है? शू जैसा होता है। अब पूछा था भी शू जैसा क्यों होता है, तो हम लिखेंगे भाई, शू जैसी आकृति के कारण 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 पोल पर वाइंडिंग आसानी से ठहरती है। शू जैसी आकृति के कारण शू जैसी आकृति के कारण पोल पर वाइंडिंग आसानी से ठहरती है। क्या होती है? आसानी से ठहरती है, तो वाइंडिंग आसानी से स्थापित हो जाती है। और क्या होता है? दूसरा क्या है? शू जैसी आकृति के कारण शू जैसी आकृति के कारण आकृति के कारण शू जैसी आकृति के कारण चुंबकीय फैलाव सब जगह एक समान होता है। चुंबकीय फ्लक्स का फैलाव एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? शू जैसी आकृति के कारण चुंबकीय फ्लक्स का फैलाव एक समान होता है।
फिर आगे क्या होता है भाई, तो पोल जो होते हैं हमारे, क्या होता है भाई, पोल हमेशा दो के गुणज में होते हैं। पोल हमेशा दो के गुणज में होते हैं। क्या होते हैं, पोल हमेशा दो के गुणज में होते हैं। तो दो के गुणज का मतलब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होगा एन पोल और एक होगा हमारे पास एस पोल। तो ये क्या होते हैं, हमारे पोल दो के गुणज में स्थापित किए जाते हैं। और क्या होता है, कम से कम पोल कितने स्थापित हो सकते हैं, तो कम से कम जो पोल स्थापित होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास दो। अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम हमारे पास होते हैं 8। कितने, अधिकतम पोल, तो अधिकतम पोल हमारे पास कितने होते हैं, अधिकतम पोल होते हैं हमारे पास 8। तो ये था हमारे पास भाई क्या, ये पोल थे। और पोल की शू जैसी आकृति क्यों बनाई जाती है, क्योंकि शू जैसी आकृति बनाने के कारण इसके अंदर क्या होती है, वाइंडिंग आसानी से ठहर जाती है। क्या हो जाती है, वाइंडिंग आसानी से ठहर जाती है। शू जैसी आकृति के कारण चुंबकीय फ्लक्स का फैलाव एक समान रहता है, सभी जगह क्या रहता है, एक समान रहता है। पोल हमेशा दो के गुणज में होते हैं। क्या होते हैं, पोल हमेशा दो के गुणज में होते हैं। दो के गुणज का मतलब एक हमारे पास होता है एन पोल और एक होता है हमारे पास एस पोल। कम से कम पोल कितने हो सकते हैं, हमारे पास 2, और अधिकतम पोल हमारे पास कितने होते हैं, 8। अब पूछा जाता है फील्ड वाइंडिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फील्ड वाइंडिंग हमेशा पोल पर स्थापित की जाती है। तो आपने लिखना है फील्ड वाइंडिंग हमेशा पोल पर स्थापित की जाती है। फील्ड वाइंडिंग हमेशा पोल पर स्थापित की जाती है। क्या है, फील्ड वाइंडिंग हमेशा पोल पर स्थापित की जाती है। अब हमारे पास भाई फील्ड वाइंडिंग कौन कौन से प्रकार की होती है, तो फील्ड वाइंडिंग हमारे पास 3 प्रकार की हम यूज करते हैं। तो उन 3 में हमारे पास कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमारे पास है सीरीज वाइंडिंग। तो पहली हमारे पास कौन सी है, सीरीज वाइंडिंग। दूसरी हमारे पास है शंट वाइंडिंग। दूसरी हमारे पास कौन सी है, शंट वाइंडिंग। और तीसरी हमारे पास कौन सी है, तीसरी हमारे पास है कंपाउंड वाइंडिंग। तीसरी हमारे पास कौन सी है, कंपाउंड वाइंडिंग। तो तीनों के अंदर लिखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें होती है भाई, शंट वाइंडिंग, कंपाउंड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो सीरीज वाइंडिंग हम लिखेंगे, तो इसके अंदर जो तार प्रयोग क्या होता है, मोटा तार होता है। क्या होता है, मोटा तार अधिक टर्न। क्या होता है भाई, मोटा तार अधिक टर्न। क्या होती है, मोटा तार होता है, उसकी टर्न क्या होती है, अधिक होती है। प्रतिरोध पूछा जाता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है इसका, प्रतिरोध होता है इसका कम। क्या होता है, प्रतिरोध इसका होता है कम। और क्या चीज पूछी जाती है इसके अंदर है, और पूछा जाता है टॉर्क। तो इसका टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है इसका अधिक। टॉर्क क्या होता है, अधिक। टॉर्क क्या होता है इसका अधिक होता है। फिर हमारे पास शंट वाइंडिंग। तो शंट वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, पतला तार। क्या होता है, पतला तार अधिक टर्न। क्या होती है, पतला तार और उसकी टर्न क्या होती है, अधिक होती है। प्रतिरोध, तार पतला हो गया तो लंबाई ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, प्रतिरोध भी क्या हो गया इसका ज्यादा। क्या हो गया, प्रतिरोध ज्यादा। टॉर्क पूछा जाता है, टॉर्क क्या होता है इसका, तो टॉर्क होता है इसका नियत। क्या होता है इसका, टॉर्क होता है नियत। तो इसका टॉर्क क्या होता है, नियत। ये क्या भी, ये दोनों का मिश्रण होती है, ये दोनों का
ये दोनों का मिश्रण होती है। क्या होती है भाई? ये दोनों का मिश्रण। तो हमारे पास क्या भाई, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग को जब हम मिला के एक वाइंडिंग तैयार करते हैं, हमारे पास कौन सी वाइंडिंग आती है? तो हमारे पास बन जाती है कंपाउंड वाइंडिंग। तो हमारे पास सीरीज वाइंडिंग क्या होती है? मोटे तार की होती है और अधिक टर्न की होती है, प्रतिरोध भी क्या होता है? कम होता है, और टॉर्क क्या होता है? अधिक। और शंट वाइंडिंग हमारे पास क्या होता है? पतला तार होता है, अधिक टर्न होती है, और प्रतिरोध भी क्या होता है? ज्यादा। टॉर्क क्या रहता है? नियत रहता है। और कंपाउंड वाइंडिंग हमारे पास क्या होती है भाई? इन दोनों का मिश्रण होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाई आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर हमारा क्या होता है? तो किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्मेचर। तो डीसी मशीन के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है हमारा आर्मेचर है। अगर ऑप्शन के अंदर आपको आर्मेचर, रोटर, स्टेटर या उपरोक्त सभी दिया हो, अगर डीसी मशीन के बारे में पूछा जाए, तो डीसी मशीन के अंदर घूमने वाला भाग हमारा कौन होता है? आर्मेचर होता है। क्या होता है? घूमने वाला भाग हमारा क्या होता है? आर्मेचर है। अगर रोटर और आर्मेचर दोनों ही ऑप्शन में दिए हो और क्वेश्चन पूछा हुआ डीसी मशीन का, तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्मेचर होगा। एसी मशीन के अंदर घूमने वाला भाग क्या होता है? रोटर होता है। लेकिन रोटर के ऊपर हमारी क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और आर्मेचर हमारी क्या करती है? रोटेट करती है। तो डीसी मशीन के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है हमारे पास क्या होता है? आर्मेचर होता है। क्या होता है? घूमने वाला भाग हमारे पास क्या होता है? आर्मेचर। या घूमने वाला भाग होता है। यह घूमने वाला भाग होता है। यह घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है। इसके अंदर, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ उत्पन्न होती है। क्या होती है? इसके अंदर है ईएमएफ उत्पन्न होती है। आर्मेचर का निर्माण, आर्मेचर का निर्माण सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को, आर्मेचर का निर्माण सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है। इसमें बनाया जाता है, बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है, बनाया जाता है। और क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भाई कैसी होती है? लेमिनेशन होती है। तो सिलिकॉन मिलाने से, तो पूछा जाता है भाई सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है? सिलिकॉन मिलाने से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में काफी बार, सिलिकॉन मिलाने से स्टेरिस आनियां कम होती। क्या होती है भाई? सिलिकॉन मिलाने से हमारी क्या होती है भाई? स्टेरिस आनियां क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या होता है भाई? सिलिकॉन मिलाने से स्टेरिसिस आनियां कम हो जाती है। स्टेरिसिस आनियां कम हो जाती है। स्टेरिसिस आनियां कम हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या होता है भाई? सिलिकॉन की मात्रा पूछी जाती है, कितनी मिलाई जाती है? तो सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा 3.2 से 3.2% से 4.8% तक मिलाई जाती है। 3.4% से 2.8% तक
और क्या होता है पत्तियों की मोटाई, और क्या पूछा जाता है पत्तियों की मोटाई पूछी जाती कितनी होती है, पत्तियों की मोटाई, पत्तियों की मोटाई। तो पत्तियों की मोटाई जो हमारे पास होती है वो क्या होती है 0.35 से से 0.5 कितनी होती है 0.5 अगर एग्जैक्ट पूछे तो एग्जैक्ट होती है हमारी, तो एग्जैक्ट हमारी होती है 0.5 कितनी होती है 0.5 तो ये हमारी क्या हुई, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास, इसमें से क्वेश्चन आपके पक्का पूछा जा सकता है। तो हमारे पास क्या होता है भाई आर्मेचर, यह घूमने वाला भाग होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। आर्मेचर का निर्माण सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेशन करके बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है। सिलिकॉन मिलाने से कौन सी हानियां कम होती है, स्टेरिसिस हानियां कम हो जाती है। तो सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, स्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। फिर पूछा था भी सिलिकॉन की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, तो जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है हमारे पास होती है 3.2 से 4.8% सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। फिर जो पत्तियों की मोटाई पूछी जाती है वो कितनी होती है, तो पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.5 तक होती है। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 0.5 होती है। ये हमारे पास होती है आर्मेचर, और इस आर्मेचर के बाद अगला भाग हमारे पास है स्टेटर। तो आगे हमारे पास क्या भाई स्टेटर, तो स्टेटर पे क्या क्या चीजें स्थापित होती है हमारी, तो स्टेटर के ऊपर हमारी होती है एक तो बॉडी, क्या होती है बॉडी बोलते हैं इसको, और इस पे क्या होते हैं भाई पोल होते हैं, क्या होते हैं पोल स्थापित होते हैं। और क्या होता है इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग, तो पोल के ऊपर हमारी क्या होती है फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है। ये हमारे किसके भाग है, ये हमारे है स्टेटर के भाग। और इसकी आकृति पूछी जाती है भाई, आकृति होती है वलयाकार, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है वलयाकार, इसकी आकृति कैसी होती है वलयाकार, क्या होती है इसकी आकृति वलयाकार आकृति होती है। ये हमारे पास क्या भाई स्टेटर होता है, क्या होता है स्टेटर, इसकी आकृति कैसी होती है वलयाकार होती है। और इसके ऊपर क्या क्या चीज स्थापित की जाती है भाई, बॉडी होता है, पोल होता है, और उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसके बाद क्या होता है भाई हमारा होता है आर्मेचर, और आर्मेचर के अंदर हमने क्या करनी होती है वाइंडिंग। तो आर्मेचर के अंदर कौन कौन सी खांचे होते हैं, तो आगे पढ़ेंगे हम आर्मेचर स्लॉट्स, क्या पढ़ेंगे आर्मेचर स्लॉट्स। आर्मेचर स्लॉट्स, आर्मेचर खांचे, क्या पढ़ेंगे आर्मेचर खांचे, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्लॉट्स, क्या बोलते हैं स्लॉट्स। तो कौन कौन से स्लॉट्स का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला हमारे पास स्लॉट्स है वो हमारे पास क्या भाई, तो हमारे पास पहला है खुला खांचा, कौन सा है खुला खांचा। और खुला खांचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओपन स्लॉट, क्या बोलते हैं ओपन स्लॉट्स। तो इस स्लॉट्स के अंदर हमारी क्या होती है वाइंडिंग स्थापित की जाती है, क्या की जाती है इसके अंदर हमारी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, क्या स्थापित की जाती है वाइंडिंग। इसमें वाइंडिंग, इसमें वाइंडिंग आसानी से स्थापित होती है। तो ओपन स्लॉट में क्या होती है वाइंडिंग, इसमें वाइंडिंग आसानी से स्थापित होती है, इसमें वाइंडिंग आसानी से, इसमें वाइंडिंग आसानी से स्थापित होती है। दूसरा क्या भाई ठहराव कम है, क्या है जो वाइंडिंग का वो ठहराव क्या है, ठहराव कम है। तो वाइंडिंग आसानी से नहीं ठहरती, ठहराव क्या हुई कम है। और क्या होता है इसके अंदर इसका प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम को हम क्या बोलते हैं रिलैक्टेंस, क्या इसका प्रतिष्ठम सबसे कम होता है, इसका प्रतिष्ठम सबसे कम होता है, इसका प्रतिष्ठम सबसे कम होता है। ये हमारे पास क्या भाई पहला है जो खांचा है, और जो इसका आकृति हमारी किस प्रकार से होती है
तो इसकी आकृति हमारे इस प्रकार से इसकी आकृति होती हुई, ये क्या इसकी आकृति है, क्या ये आकृति इसकी ओपन खांचे की, किसकी है, ओपन खांचे की या खुला खांचे की। इसमें वाइंडिंग आसानी से स्थापित होती है, वाइंडिंग तो आसानी से स्थापित हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो वाइंडिंग का ठहराव वो क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। क्या होता है, वाइंडिंग का ठहराव सबसे कम होता है। और रिलेक्टेंस क्या होता है इसका, सबसे कम इसका रिलेक्टेंस होता है। अब दूसरा हमारे पास जो है, तो 2 नंबर पे हमारे पास जो है, 2 नंबर पे हमारे पास है बंद खांचा। तो 2 नंबर पे हमारे पास क्या भाई, बंद खांचा। और बंद खांचे को हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्लॉट्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें वायु अंतराल, इसमें वायु अंतराल, इसमें वायु अंतराल सबसे कम होता है। इसमें वायु अंतराल सबसे कम होता है। क्या होता है, वायु अंतराल सबसे कम होता है। और क्या होता है, वायु अंतराल सबसे कम होता है, इसको रिवाइंडिंग करना मुश्किल होता है। क्या होता है, रिवाइंडिंग करना, मतलब एक बार अगर वाइंडिंग खराब होगी तो अगर बंद खांचे के अंदर हमने वाइंडिंग करनी है तो इसको रिवाइंडिंग करना मुश्किल होता है। क्या होता है, इसको रिवाइंडिंग करना मुश्किल होता है, रिवाइंडिंग करना मुश्किल होता है। और क्या होता है, इसका प्रतिष्ठम सबसे ज्यादा होता है, इसका प्रतिष्ठम, इसका प्रतिष्ठम सबसे ज्यादा होता है, इसका प्रतिष्ठम सबसे ज्यादा। तो रिलेक्टेंस क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है। तो इसको रिवाइंड करना क्या होता है भाई, मुश्किल होता है। क्या होता है, रिवाइंड करना इसको क्या होता है भाई, मुश्किल होता है। और जो इसकी आकृति होती है हमारे पास, इस प्रकार से इसकी क्या होती है, आकृति होती है। हमारे पास 2 है। अब जो तीसरा हमारे पास है, तीसरा हमारे पास है अर्धबंद। क्या भाई, अर्धबंद, सेमी क्लोज। तो तीसरा हमारे पास कौन सा है, तो तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है अर्धबंद, अर्धबंद, अर्धबंद खांचा। इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज। तो क्या तभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही होता है, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग क्या आता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। रिवाइंडिंग करना इसको क्या होता है भाई, आसान होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, रिवाइंडिंग करना आसान। रिवाइंडिंग करना आसान, रिवाइंडिंग करना आसान। और क्या होता है, वाइंडिंग ठहराओ, वाइंडिंग ठहराओ आसानी से, वाइंडिंग ठहराओ आसानी से, वाइंडिंग ठहराओ आसानी से। और क्या होता है, वायु अंतराल मध्यम होता है। क्या होता है, वायु अंतराल, वायु अंतराल मध्यम, वायु अंतराल इसके अंदर क्या होता है भाई, मध्यम होता है, मध्यम। ये हमारे पास क्या भाई, स्लॉट्स है, और इसकी जो आकृति होती है हमारे पास इस प्रकार से होती है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के खांचे थे या स्लॉट्स थे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग स्थापित करते हैं।
खुला खांचा, इसमें वाइंडिंग आसानी से स्थापित होती है लेकिन वाइंडिंग का ठहराव क्या होता है, कम होता है, इसका प्रतिष्ठम सबसे कम होता है। आकृति इसकी ये रही। दूसरा था हमारे पास बंद खांचा, इसमें वायु अंतराल सबसे कम होता है, रिवाइंडिंग करना इसको क्या होता है, मुश्किल होता है, प्रतिष्ठम इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा। ये इसकी क्या है, आकृति है। तीसरा हमारे पास है अर्धबंद, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, रिवाइंडिंग करना आसान होता है, वाइंडिंग ठहराव भी आसानी से होता है और वायु अंतराल भी क्या होता है, मध्यम होता है। ये हमारे पास क्या भी वाइंडिंग करने के लिए स्लॉट्स होते हैं आर्मेचर के अंदर, क्या होते हैं, वाइंडिंग करने के लिए आर्मेचर स्लॉट्स होते हैं। तो पूछा था अभी स्लॉट्स का क्या कार्य होता है, तो स्लॉट्स के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है और वाइंडिंग करने के लिए हम कॉपर तार का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या होती है, ईएमएफ उत्पन्न होती है, क्या होती है, ईएमएफ उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास अभी दिक् परिवर्तक। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या भाई, दिक् परिवर्तक पढ़ेंगे। हमारा क्या होता है, दिक् परिवर्तक। तो हमारा क्या है, दिक् परिवर्तक। और दिक् परिवर्तक को हम क्या बोलते हैं भाई, कोम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कम्यूटेटर का जो प्रयोग किया जाता है हमारे पास क्या भाई, ये हमारे पास कठोर कर्षित तांबे से बना होता है। किससे भाई, कठोर कर्षित तांबे से निर्मित होता है। तो क्या होता है, तो इसके अंदर लिखेंगे, यह कठोर कर्षित, यह कठोर कर्षित, यह कठोर कर्षित तांबे से बना होता है। किससे बना होता है, कठोर कर्षित तांबा से निर्मित होता है। किससे, कठोर कर्षित तांबे से निर्मित। और क्या होता है, इसके खंडों, इसके खंड, इसके खंड की आकृति, इसके खंडों की आकृति, इसके खंडों की आकृति वी जैसी होती है। इसके खंडों की आकृति, इसके खंडों की आकृति इसके खंडों की आकृति वी जैसी होती है। कैसी होती है, वी जैसी। कैसी आकृति होती है, वी जैसी। इसके उभरे हुए भाग को पूछा जाता है, इसके उभरे हुए भाग को, इसके उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, इसका उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, ये पूछा जाता है। तो इसका उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है भाई, राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है, राइजर। इसका उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, राइजर कहला जाता है। आपने ये ध्यान रखना, क्या कहलाता है, राइजर कहला जाता है। और क्या होता है इसके अंदर, तो इसका कार्य पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य है, इसका कार्य है, इसका कार्य है एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में, एसी में बदलना होता है। क्या होता है, बदलना होता है। इसका कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलना होता है। अब पूछा जाता है भाई एसी को डीसी में कहाँ बदला जाता है, तो एसी को डीसी में, एसी टू डीसी। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारा होता है भाई जनित्र के अंदर। कहाँ प्रयोग किया जाता है, जनित्र में। किसमें, जनित्र में। फिर पूछा जाता है भाई डीसी, डीसी टू एसी। तो डीसी टू एसी कहाँ पे होता है हमारा, तो ये हमारे होता है मोटर में। कहाँ पे बदला जाता है, मोटर में। तो ये हमारा क्या होता है भाई, दिक् परिवर्तक। तो इसमें हमने क्या लिखा भाई, तो पूछा जाता है भाई ये किसका बना होता है, तो ये कठोर कर्षित तांबे से निर्मित होता है। इसके खंडों की आकृति वी जैसी होती है। इसके उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, राइजर कहा जाता है। इसका कार्य एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलना होता है। पूछा था भाई एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया था, जनित्र। और डीसी को एसी में बदलने के लिए हमारे पास क्या होती है भाई, मोटर होती है। आगे क्या होता है, इसके अंदर दो चकतियां होती है जिनके बीच में माइका भरा होता है। तो पूछा जाता है भाई इसमें क्या होती है, आगे क्या भाई, आगे और चीज इसके अंदर जो पूछी जा सकती है, इसमें दो चकतियां होती है, इसमें दो चकतियां होती है। क्या होती है, इसमें दो चकतियां होती है।
इसमें दो चुक्तियां होती है जिनके बीच माइका भरा होता है, जिनके बीच माइका भरा होता है, जिनके बीच माइका भरा होता है। क्या भरा होता है? दोनों चुक्तियों के बीच क्या भरा होता है? माइका, जिसको हम क्या बोलते हैं? अबरक। क्या बोलते हैं? अबरक। तो किस प्रकार से होती है हमारे पास ये दो चुक्तियां होती है? इसमें क्या होती है? दो चुक्तियां होती है और इसके अंदर इसके बीच में क्या लगा होता है? माइका भरा होता है। क्या भरा होता है? इसके अंदर माइका भरा जाता है। क्या भरा जाता है? माइका। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव और ये हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव। अब आगे इसमें क्या है? तो माइका के बारे में पूछा जाता है भाई अबरक क्या होता है? अबरक। तो अबरक क्या होता है भाई? विद्युत का कुचालक। क्या होता है? विद्युत का सबसे बढ़िया कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक। माइका क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। और दूसरी क्या खासियत इसके अंदर है? तो दूसरी क्या भी? उष्मा का चालक। तो उष्मा को नहीं रोकता भी, उष्मा का क्या होता है? ये चालक होता है। तो उष्मा का क्या होता है? ये हमारे पास उष्मा का होता है चालक। तो अबरक के बारे में दो चीजें पूछी जाती है भाई। अबरक क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का क्या होता है? चालक होता है हमारे पास। आगे इसमें पूछा था भाई इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य हम लिख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य है उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, इसका दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य इसका मुख्य कार्य है उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, इसका मुख्य कार्य है उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, इसका मुख्य कार्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, इसका मुख्य कार्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कार्बन ब्रश के द्वारा बाह्य परिपथ को देना होता है। क्या होता है भाई? इसका मुख्य कार्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कार्बन ब्रश द्वारा बाह्य परिपथ को देना। क्या भाई? बाह्य परिपथ को देना, बाह्य परिपथ को देना, इसको बाह्य परिपथ को देना। तो ये क्या होता है भाई? ये हमारे पास होता है दिक् परिवर्तक। तो क्या होता है भाई? यह कठोर कर्षित तांबे से निर्मित होता है। इसके खंडों की आकृति वी जैसी होती है। इसके उभरे भाग को क्या कहलाता है भाई? तो इसका उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है हमारे पास? राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? राइजर कहलाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई? एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलना। अब पूछा था भाई एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया था? धनित्र का। और डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया था? मोटर का। तो इसके अंदर क्या होती है भाई? तो जो हमारा कम्यूटेटर होता है इसमें दो चकतियां होती है जिनके बीच में हमारा क्या भरा होता है? माइका। तो ये हमारा क्या भरा हुआ है इसके अंदर? ये हमारे पास इसके अंदर भरा हुआ माइका। क्या भरा हुआ? माइका। तो माइका क्या होता है हमारे पास? तो माइका विद्युत का तो कुचालक होता है और उष्मा का क्या होता है? चालक होता है। फिर पूछा था भाई दिक् परिवर्तक का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कार्बन ब्रश द्वारा बाह्य परिपथ को देना। अब इसके आगे हमारे पास भी कार्बन ब्रश। क्या भाई? कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश के बारे में पूछा जाता भाई तो हम क्या लिख लेते हैं? ब्रश लिख लेते हैं। तो क्या भाई ब्रश किस लिए प्रयोग किया जाता है हमारे पास? तो क्या लिखेंगे हम? ब्रश। तो ब्रश क्या होता है भाई? पूछा जाता भाई छोटी मशीनों में किस चीज का बना होता है, बड़ी मशीनों में किस चीज का बना होता है? तो ये क्या होता है भाई? ब्रश छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश, छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश। तो पूछा है भाई छोटी मशीनों में कौन से ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन ब्रश का किया जाता है। फिर पूछा था बड़ी मशीनों में तांबा। किसका भाई? तांबा का। किसका प्रयोग किया था? तांबा का। या तांबा प्लस कार्बन या ग्रेफाइट।
तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो छोटी मशीनों में जो ब्रश प्रयोग किया जाता है हमारे पास क्या होता है भाई? छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाता है, बड़ी मशीनों में तांबा ब्रश का प्रयोग किया जाता है, या तांबा प्लस कार्बन या तांबा प्लस ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है भाई? ग्रेफाइट प्लस तांबे का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा था भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर के अंदर, दिक् परिवर्तक के ऊपर कार्बन ब्रश का दबाव। तो क्या भाई? दिक् परिवर्तक पर कार्बन ब्रश का दबाव क्या है? दिक् परिवर्तक पर कार्बन ब्रश का दबाव। तो कितना दबाव होता है? तो जो दबाव होता है हमारे पास क्या होता है? तो ये होता है हमारे पास 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.25 kg सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। तो ये क्या होता है भाई? कार्बन ब्रश के ऊपर, कार्बन ब्रश का किसके ऊपर दबाव होता है? दिक् परिवर्तक के ऊपर ये कार्बन ब्रश का दबाव होता है। तो इसके बाद क्या होता है भाई? कार्बन ब्रश के और क्या काम होते हैं भाई? तो कार्बन ब्रश का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कार्बन ब्रश को कब बदलना चाहिए? तो क्या पूछा जाता है क्वेश्चन है, कार्बन ब्रश को कब बदलना चाहिए? तो कार्बन ब्रश का जब 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग रह जाए तो इसको बदल देना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा था भी कार्बन ब्रश को कब बदलना चाहिए? कार्बन ब्रश का 1/3 भाग, क्या भाई? 1/3 भाग घिस जाए, क्या हो जाए? घिस जाए। तो क्या भाई? कार्बन ब्रश का 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग, क्या है? या 2/3 भाग रह जाए तो कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। क्या है? कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। तो दोनों आपने ध्यान रखनी है। कौन सा भी पूछ सकता है पेपर के अंदर भाई, कितना भाग रह जाए और कितना भाग घिस जाए तो उसको बदल देना चाहिए। तो हमारे पास क्या भाई? 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग क्या रह जाए तो कार्बन ब्रश को क्या कर देना चाहिए? हमने बदल देना चाहिए। कार्बन ब्रश का 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग रह जाए तो कार्बन ब्रश को क्या बदल देना चाहिए। आगे क्या भाई? कार्बन ब्रश का प्रयोग क्यों करते हैं? यह अर्धचालक होता है। क्या होता है भाई? अर्धचालक होता है। तो कार्बन क्या होता है हमारे पास? अर्धचालक होता है। और किस प्रकार का होता है? तो एंटी नेचर का होता है। क्या होता है? एंटी नेचर का होता है। इसके कारण चालकता बढ़ती है। इसके कारण चालकता बढ़ती है। तो इसके कारण क्या बढ़ती हुई? चालकता बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और क्या हो जाता है? कार्बन खुद घिस जाएगा कार्बन खुद घिस जाएगा सॉरी कार्बन ब्रश खुद घिस जाएगा, लेकिन जिसके लिए प्रयोग किया गया है प्रयोग किया गया है उसको नुकसान नहीं होने देगा। उसको नुकसान नहीं होने देगा।
तो कार्बन ब्रूस क्या होता है भाई, खुद घिस जाएगा, लेकिन जिस चीज के लिए इसको लगाया गया उसको क्या नहीं होने देगा, नुकसान नहीं होने देगा। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, कार्बन ब्रूस होता है। और क्या होता है, इसकी आकृति आसानी से परिवर्तित की जा सकती है। क्या भाई, आकृति आकृति आसानी से परिवर्तित, आकृति आसानी से परिवर्तित क्या होती है, इसकी आकृति आसानी से क्या होती है, परिवर्तित होती है। क्या होती है, परिवर्तित होती है। और क्या होता है, यह ऑक्सीकृत नहीं होता, यह ऑक्सीकृत नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑक्सीकृत नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, कार्बन ब्रूस होता है। तो ब्रूस क्या होता है हमारे पास, तो ब्रूस छोटी मशीनों में कार्बन ब्रूस का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मशीनों में पूछे भाई या तो तांबे का प्रयोग किया जाएगा, या तांबा प्लस कार्बन या तांबा प्लस ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा था भाई जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर कार्बन ब्रूस का दबाव कितना होता है, तो उसके ऊपर कार्बन ब्रूस का जो दबाव होता है 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होता है भाई, ये पूछा जाता है कार्बन ब्रूस को कब बदलना चाहिए। तो कार्बन ब्रूस को जब 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग रह जाए तो कार्बन ब्रूस को क्या भाई, बदल देना चाहिए। ये क्या होता है भाई, ये अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है, एनटीसी प्रकार का होता है। तो इसके कारण क्या होती है, चालकता बढ़ती है। क्योंकि चालकता क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसका जब ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने से क्या हो जाती है, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। फिर क्या भाई, और क्या है, कार्बन ब्रूस खुद घिस जाएगा, लेकिन जिसके लिए इसको प्रयोग किया गया उसको क्या नहीं होने देगा, नुकसान नहीं होने देगा। और क्या होता है, आकृति इसकी आसानी से परिवर्तित होती है और यह ऑक्सीकृत नहीं होता। अब पूछा जाता भाई ब्रूस लीड, क्या पूछी जाती है भाई, ब्रूस लीड क्या होती है। तो छोटी छोटी परिभाषा हमारी है। तो हमारे पास क्या है, ब्रूस लीड। तो ब्रूस लीड क्या होती है, जो दिक् परिवर्तक से सप्लाई लेकर बाहरी परिपथ को प्रदान करती है। क्या होती है भाई, ब्रूस लीड हमारी क्या होती है, तो ब्रूस लीड में हम लिखेंगे, तो ये क्या होती है भाई, फ्लेक्सिबल वायर होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल वायर होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल वायर क्या होती है, फ्लेक्सिबल वायर है जो कार्बन ब्रूस से सप्लाई लेकर, क्या है, कार्बन ब्रूस से सप्लाई लेकर, कार्बन ब्रूस से सप्लाई लेकर, कार्बन ब्रूस से सप्लाई लेकर, कार्बन ब्रूस से सप्लाई लेकर बाह्य परिपथ को देती है। बाह्य कार्बन ब्रूस से सप्लाई लेकर बाह्य परिपथ को देती है, ये हमारे पास क्या होती है, ब्रूस लीड होती है। क्या होती है, ब्रूस लीड होती है। और क्या पूछा जाता है इसके अंदर, और क्या होती है, हमारे पास होती है एक रोकर आर्म होती है। क्या होती है, रोकर आर्म। क्या होती है, रोकर आर्म। तो रोकर आर्म के अंदर ब्रूस होल्डर को स्थापित किया था, रोकर आर्म। क्या होती है, रोकर आर्म। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ब्रूस होल्डर स्थापित किया जाता है। इसके अंदर ब्रूस होल्डर स्थापित होता है। क्या होता है, ब्रूस होल्डर स्थापित होता है। और उस होल्डर के अंदर हमारा क्या होता है, फिर भाई कार्बन ब्रूस स्थापित होता है। क्या होता है भाई, रोकर आर्म क्या होती है, इसके अंदर ब्रूस होल्डर स्थापित होता है और उस ब्रूस होल्डर के अंदर हमारा क्या भाई, फिर कार्बन ब्रूस को स्थापित किया जाता है। इसके बाद अगले हमारे पास भाई शाफ्ट या पुली। तो शाफ्ट या पुली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शाफ्ट या पुली। तो पहले तो पूछा जाता है ये किस चीज की बनी होती है। तो हमारे पास ये किस चीज की बनी होती है, नरम लोहे की या मृदु इस्पात की हमारे पास ये बनी होती है। तो किसकी बनी होती है हमारे पास, यह नरम, ये नरम लोहा या
मृदु इस्पात से बनी होती है। मजबूत होती है, क्या होती है? मजबूत, क्या होती है? मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। तो इस पुली के ऊपर हमारा क्या भी आर्मेचर और इस पुली के ऊपर हमारा क्या भी इस पुली के ऊपर हमारा आर्मेचर और दिक् परिवर्तक स्थापित किए जाते हैं। तो क्या भाई यह नरम लोहे या मृदु इस्पात की बनी होती है और क्या होती है? बनी होती है, मजबूत होती है। और क्या होता है भाई? इसके ऊपर आर्मेचर और परिवर्तक स्थापित होते हैं। आर्मेचर, इसके ऊपर आर्मेचर और दिक् परिवर्तक स्थापित होते हैं। क्या होते हैं? आर्मेचर और दिक् परिवर्तक स्थापित होते हैं। क्या होते हैं? आर्मेचर और दिक् परिवर्तक स्थापित होते हैं। फिर क्या भाई? यह बेरिंग की सहायता से घूर्णन करती है। यह बेरिंग की सहायता से घूर्णन करती है। किसकी सहायता से घूर्णन करती है? बेरिंग की सहायता से घूर्णन करती है। किसकी सहायता से घूर्णन करती है? बेरिंग की सहायता से क्या करती है? हमारे घूर्णन करती है। अब पूछा जाता भाई बेरिंग कौन सी मोटर के लिए कौन से बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो हम लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर है, छोटी मशीन में वायरिंग। छोटी मशीन का वायरिंग। तो छोटी मशीन के अंदर कौन से वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? फिर क्या भाई? बड़ी मशीन में बेरिंग का। फिर क्या पूछा जाता है भाई? तीसरा मध्यम। तो मध्यम मशीन के अंदर कौन से वायरिंग का प्रयोग किया जाता है हमारे पास? तो छोटी मशीन में जो वायरिंग प्रयोग किया जाता है हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है भाई ब्रूस बेरिंग। कौन सा होता है? ब्रूस बेरिंग होता है। तो कौन सा होता है? ब्रूस बेरिंग। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? ब्रूस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है छोटी मशीनों में। किसका? ब्रूस बेरिंग का। किसका किया जाता है? ब्रूस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मशीनों में किसका किया जाता है? तो बड़ी मशीनों में वीबैट मेटल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? वीबैट मेटल वायरिंग का। किसका? वीबैट मेटल वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। और मध्य मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? रोलर वायरिंग का। किसका? रोलर बेरिंग का। तो आपने ये याद रखने तीनों ही कौन सी मशीन के अंदर कौन सा बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। और फिर क्या पूछा जाता है इसके अंदर? किसके बने होते हैं? तो बेरिंग मृदु इस्पात के बने होते हैं। किसके? बेरिंग मृदु इस्पात के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मृदु इस्पात के बने होते हैं। मृदु इस्पात के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मृदु इस्पात के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मृदु इस्पात के बने होते हैं। तो बेरिंग के अंदर समय समय पर हमें क्या भाई लुब्रिकेंट या स्नेक डालते रहना चाहिए। तो ये था हमारे पास भाई डीसी मशीन। तो डीसी मशीन हमारी होगी कंप्लीट। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने क्लास पूरी देखनी है। अगर आपको क्लास अच्छे प्रकार से समझ में आए तो आप बच्चे हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। इसके बाद हम इसकी एमसीक्यू क्लास भी करेंगे। तो आप लगातार अच्छी मेहनत करते रहना ताकि इस बार आपका सिलेक्शन किसी एक पोस्ट के ऊपर जरूर हो जाए। धन्यवाद।